Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video we will be starting our new chapter, that is the chapter 11, and in this video we will be learning about parliament. हिंदी में बोलते हैं संसद भवन, and this is going to be the very crucial video for you all because each and every aspect of the parliament we will be dealing in this particular chapter. Okay, what are the functions of the parliament and what are the parts of the parliaments and what are the dignitaries that it consists of, or we can say the integral part of the parliaments. What are the integral part of the parliaments and how many houses are there in the parliament? So all these aspects will be dealt in this video, in this particular video. So what you need to do, you just need to watch it completely and you just need to subscribe to the channel and you just need to share it with your friend, and if you really like the video, do hit the like button. And this is the first part of the video, and the second part will be dealt with the functions of the parliament. Okay, so let's start the video. I welcome you all to the channel. I'm your friend Arun Shamu. Now before we start the video, first thing that I would like to discuss with you all, that I know that videos are getting late and the last video was uploaded a month ago. So it doesn't mean that I will not complete all the chapters, but I will complete. I am assuring you that I will be completing all the chapters. ठीक है, यहाँ पर मैं सारे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा. नाउ इट इज़ द 11th चैप्टर. ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं हम. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में. नाउ बेसिकली द फर्स्ट थिंग दैट आई शुड इन्फॉर्म यू दैट वॉट आर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, यहाँ पर पार्लियामेंट जो है ना 3 भागों में बटी हुई है. फर्स्ट यहाँ पर जो है ना लोअर हाउस आता है, दूसरा अपर हाउस आता है. ठीक है, तीसरा आता है हमारे प्रेसिडेंट. देखिए प्रेसिडेंट कोई दूसरी चीज़ नहीं है, प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का. ठीक है, यहाँ पर अगर कोई भी लॉ अगर लोअर हाउस या अपर हाउस से पास कर दिया जाता है, अगर प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करेंगे ना, तो वो कभी भी एक्ट नहीं बनने का है. तो यहाँ पर अगर एक पर्टिकुलर बिल अगर लोअर हाउस या फिर अपर हाउस के द्वारा लेकर आया जाता है, अगर उसको एक्ट बनाना है तो प्रेसिडेंट का एक अहम रोल होता है उस पर साइन करने का. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो लोअर हाउस होता है उसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, पीपल यानी हम बोल सकते हैं इसको पॉपुलर हाउस. ठीक है, और हम इसको लोकसभा भी बोलते हैं. अपर हाउस को हम बोलते हैं राज्यसभा, और इसको हाउस ऑफ स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट के जो नुमाइंदे हैं ना वो आकर बैठते हैं और इसको राज्यसभा भी बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए सो दैट कि हम स्टार्ट कर सकें. हमारा जो चैप्टर है उसे ईजिली फिर समझने में हमें आसानी पड़ जाएगी. ठीक है, चलिए चालू करते हैं फिर. अब यहाँ पर देखिए जो पार्लियामेंट है ना वो एक सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाइड कर ऑलरेडी बैठे हुए हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ना पार्लियामेंट का रोल बहुत ही अहम हो जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जितनी भी लॉ फ्रेमिंग होती है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही करी जाती है पूरी ऑल ओवर इंडिया. नाउ हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं, मगर पार्लियामेंट का क्या काम है? अब पार्लियामेंट जितनी भी लॉ बनाती है वो इन पर भी अप्लाई होंगे, स्टेट्स पर. ठीक है, तो यहाँ पर जब पार्लियामेंट ही लॉ बनाने के लिए है तो स्टेट लेजिस्लेचर्स का, यानी जो पार्लियामेंट की तरह ही फंक्शन करती हैं, जैसे हम बोलते हैं ना पार्लियामेंट में जो लोअर हाउस है, जो हम लोकसभा जिसे बोलते हैं उसको बोलते हैं विधायिका. ठीक है, 3 भाग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और एक न्यायिका. हाँ, न्यायिका. ठीक है, जुडिशरी हम बोलते हैं. अब यहाँ पर जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं तो पार्लियामेंट को ये काम क्यों दिया हुआ है कि पार्लियामेंट पूरे स्टेट्स के लिए लॉ बनाए? तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारे पास जो है ना एक 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसमें 3 लिस्ट को एनलिस्ट करा गया है. ठीक है, पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट. अब यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उस पर जो है ना पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ बना सकते हैं. कॉन्करेंट एक ऐसी लिस्ट पर जिन पर स्टेट और पार्लियामेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं. ठीक है, मगर अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर यूनियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लॉ बनाया हुआ है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि हम इस पर दोबारा लॉ बनाएंगे. नहीं, वहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ है ना वो प्रिवेल करेगा, उसको ज़्यादा प्रधानता दी जाएगी, प्रोमिनेंस उसी को मिलेगा. ठीक है, चले आगे. चलिए, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए. ठीक है,
अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसमें हमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें लेकर आना होता है, वो बैठते हैं। अब हाल फिलहाल में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ना जो इस नेशनल इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, लोकसभा के लिए इलेक्शन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लोकसभा में से जो एक पर्टिकुलर लीडर बनेगा उन सारे रिप्रेजेंटेटिव्स का जिनको हम वोट देंगे, तो उसको बोलेंगे हम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर विल बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और लीडर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल पोजीशन है वो इस प्रकार से भी, क्योंकि यहाँ पर लॉ फ्रेमिंग होती है। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे द्वारा चुने जाएंगे वो कहीं ना कहीं लोअर हाउस यानी जो लोकसभा उसमें जाकर बैठेंगे, फिर वहाँ पर लॉ की फ्रेमिंग करेंगे, वहाँ पर डिस्कशन करेंगे, बजट वगैरह पास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव भी होती है, क्योंकि कुछ ऐसे मेंबर भी हैं जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो एग्जीक्यूटिव का काम भी करते हैं, यानी इंटरमिंगल हैं दोनों। हम बोल सकते हैं कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों एक साथ हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। इंडिविजुअली यहाँ पर जो ना देखिए हम इंडिविजुअली एक हाउस को, तो यहाँ पर जो ना लोकसभा में जो लोग होते हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में जो लोग होते हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है और रिप्रेजेंट्स दी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है और पॉपुलर हाउस ही बोला जाता है, और जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कॉम्पोजिशन की बात करें पार्लियामेंट की, तो वो वहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट आ ही जाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। चले आगे, चलिए। अब ये तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया, ठीक है। मगर हाँ, यहाँ पर प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, तो ये मत समझ बैठना कि वो लोकसभा के सदस्य हैं या फिर राज्यसभा के सदस्य हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो ना तो लोकसभा के सदस्य हैं ना ही राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका एक अलग ही ऑफिस है, प्रेसिडेंट ऑफिस, ठीक है। चले आगे, चलिए, जिसे हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं राज्यसभा की, कि वहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट कैसे करे जाते हैं। अब सिंपली अगर हम बात करें तो राज्यसभा में मेंबरशिप कैसे आते हैं और इलेक्शन कैसे होते हैं, वो हम बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती हैं। सिंपल कि राज्यसभा एक अपर हाउस है, ठीक है, पार्लियामेंट का, और एक परमानेंट बॉडी है जिसको कभी भी डिसॉल्व नहीं करा जा सकता, ये कभी भी स्थगित नहीं होती है। लोकसभा स्थगित करी जा सकती है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बट द राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इसको परमानेंट बॉडी भी बोला जाता है, स्थायी एक सभा, ठीक है, स्थायी सभा, ठीक है। राज्यसभा जो है उसमें 250 मेंबर होते हैं, जिसमें से 12 जो मेंबर होते हैं उनको नॉमिनेट करा जाता है और 238 को इलेक्ट करा जाता है, ठीक है। अब 12 मेंबर जो है कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं, ठीक है। अब नॉमिनेशन प्रेसिडेंट देखते हैं कि एक पर्टिकुलर बंदा है, पर्टिकुलर मैन है, ठीक है, तो उस बंदे के पास जो ना काफ़ी अच्छी स्किल्स हैं और वो जो ना अपने फील्ड में मास्टर है, माहिर है, फिर वो चाहे साइंस हो, आर्ट एंड कल्चर हो, सोशल सर्विस हो, ठीक है, लिटरेचर हो या एस्ट्रोलॉजी हो वगैरह, जो भी प्रेसिडेंट को अच्छा लगे, ठीक है। तो वो मेंबर यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं, 12 मेंबर। अब यहाँ पर जो 238 मेंबर हैं, 238 जो मेंबर हैं, इनको इलेक्ट करा जाता है किसके द्वारा? जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं ना, उनके द्वारा, ठीक है। देखिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज स्टेट में पाई जाती हैं, और यहाँ पर जो इलेक्शन होता है ना स्टेट में, आपने सुना होगा कभी किसी स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं, कभी किसी स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्शन जो होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए होते हैं, ताकि वो हमको हमारे जो हित को प्रेजेंट करें कहाँ पर? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, और वहाँ पर फिर वो लॉ फ्रेमिंग का काम करते हैं। ये स्टेट लेवल पर हैं, ठीक है, और जो पार्लियामेंट में लोकसभा में होता है वो नेशनल लेवल पर होते हैं। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं ये इलेक्ट करती हैं, कहीं आपने देखा होगा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर ये जो बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनके द्वारा जो है ना राज्यसभा मेंबर्स को इलेक्ट करा जाता है, ठीक है। किसके बेसिस पर? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर। अब हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहाँ पढ़ा था? जब हमने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करवाया था और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करवाया था, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ करा जाता है और जो मेथड यूज़ करा जाता है उसे बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। अब ये चीज़ आपको यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हर एक स्टेट से इक्वल नंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर नहीं आते हैं। जिसका जो जितना बिगर स्टेट होगा उसमें से उतने ज़्यादा मेंबर यानी रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में बैठेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा है ये यूएसए है, इसमें 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट हैं। अब 50 स्टेट में जो यूएसए है 50 में से एक दो रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं, यानी 100 मेंबर होते हैं जो सेनेट में यानी अपर हाउस में बैठते हैं। यहाँ पर तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितना ज़्यादा स्टेट का साइज़ होगा, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उस हिसाब से यहाँ पर राज्यसभा में मेंबर आएंगे। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि द बिगर द स्टेट गेट्स द बिगर रिप्रेजेंटेशन एंड स्मॉलर द स्टेट हैव द लेसर रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, 31 सीट्स यहाँ पर से आ जाती हैं, ठीक है। वहीं पर दिल्ली से 3 सीट आती हैं, त्रिपुरा, सिक्किम वगैरह हो गए, यहाँ पर से 1 मेंबर आता है राज्यसभा में इलेक्ट होकर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि जो जितना छोटा साइज होगा उतना ही कम रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर राज्यसभा में होगी स्टेट्स की, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन क्या है कि राज्यसभा के मेंबर हम बन कैसे सकते हैं? पहली चीज़ कि अगर कोई बंदा है उसको जो ना राज्यसभा का मेंबर बनना है, ही हैज़ टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया फर्स्ट एंड ही हैज़ टू कंप्लीट द एज ऑफ 30 ईयर्स, ठीक है। इफ़ ही इज़ बिलो दिस पर्टिकुलर नंबर तो वो राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता। ही शुड हैव कंप्लीटेड दिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद जब भी वो राज्यसभा में इलेक्ट हो जाएगा तो ही हैज़ टू स्वेर, ही हैज़ टू टेक ओथ कि वो ही विल बी अ ट्रू फेथ अपना दिखाएगा और अपनी जो ईमानदारी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति निभाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ उसको ओथ एक लेनी पड़ेगी, चाहे फिर वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे फिर वो राज्यसभा का मेंबर हो, सबको ओथ लेनी पड़ती है, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये कहती है कि राज्यसभा का मेंबर अगर किसी को बनना है तो उसको जो ना उस स्टेट से वोटर होना चाहिए। मगर 2003 में कुछ ऐसे प्रोविज़न भी लेकर आए गए जिसमें ये बोला गया है कि इफ़ अ पर्सन, एक बंदा जो राज्यसभा के लिए इलेक्ट होना चाहता है, he is not required to register, he is not required to have a registered voter in that particular state. It means कि उसको एक पर्टिकुलर जो स्टेट है उसमें वोटर नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर irrespective of the state he can be elected for the post or for the seat that is vacant in the Rajya Sabha as a member of the Rajya Sabha, ठीक है। अब जो राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं ना, राज्यसभा में और लोकसभा में जो मेंबर होते हैं, they are called as they are called the MPs, ठीक है। MPs बोला जाता है इनको, क्या बोला जाता है? MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वेयर एज अगर हम जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मेंबर होते हैं इनको बोला जाता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। ये बात आपको हम समझ में आ गई। चलिए, और यहाँ पर जो वोटिंग होती है ना वो ओपन वोटिंग होती है, ओपन वोटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको तो पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर टेन्यूर कितना होता है? 6 ईयर का होता है एक पर्टिकुलर मेंबर का, और हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर होता है, अराउंड 82 और 83 जो मेंबर होते हैं वो जो ना कहीं अपने टर्म यानी अपनी जो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी जगह पर नए इलेक्ट होकर आ जाते हैं, ठीक है। मगर
दे आर एंटाइटल टू कॉन्टेस्ट अगेन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब देखिए ऑफिशियल्स की बात करते हैं। ऑफिशियल्स में कौन कौन आते हैं, नहीं मेंबर ऑफिस में कौन कौन बैठता है। फर्स्ट अब हमने देखा प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, एंड ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ द सेकंड हाईएस्ट पोस्ट दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालते हैं तो जो वाइस प्रेसिडेंट है दे बिकम ऑटोमेटिकली द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, चेयरमैन बन जाते हैं यानी प्रेजाइडिंग ऑफिसर बन जाते हैं। एवरी मीटिंग एंड एवरी थिंग विच इज डन इन द राज्यसभा विल बी प्रिजाइडेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनकी एब्सेंस क्रिएट हो जाती है, अगर ये जो है ना, अगर मानकर चलिए कि जो प्रेसिडेंट है हमारे वो जो है ना कहीं बीमार हो गए हैं, दे आर नॉट एबल टू फंक्शन और दे आर नॉट एबल टू सिट ऑन दैट पर्टिकुलर पोस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज और जस्ट बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ एमरजेंसी, तो वहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली, तो यहाँ पर जो डेप्यूटी चेयरमैन है ना वो बैठेंगे। डेप्यूटी चेयरमैन को हाउस से इलेक्ट करा जाता है। अब एक पैनल भी होता है जब डेप्यूटी चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन हम बोल सकते हैं ये पावर में नहीं है, ऑफिस में नहीं है, तो यहाँ पर हाउस जो है पूरे के पूरे मेंबर को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट करते हैं, उसमें से प्रिजाइड कर लेगा। अब मानकर चलिए डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है और वो जो पैनल है ना वो भी इलेक्ट नहीं करा, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं वो किसको, राज्यसभा को प्रिजाइड करने के लिए कोई एक मेंबर को उस पर्टिकुलर हाउस से। ठीक है, अब यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है, अब चेयरमैन जो है वो कब रिमूव हो सकते हैं, किसी चेयरमैन जब भी रिमूव हो सकते हैं जब वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिमूव होंगे। वेयर एज जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो रिज़ाइन दे सकते हैं। ठीक है, किसको, चेयरमैन को दे सकते हैं रिज़ाइन। ठीक है, और फिर उनको भी रिमूव करा जा सकता है बाय पासिंग अ पर्टिकुलर रेजोल्यूशन, मगर उनको 14 दिन पहले इन्फॉर्म करा जाना चाहिए इस बारे में बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अग्रीड बाय लोकसभा। ठीक है, वेयर एज प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ये बात आपको पता रहनी चाहिए कि प्रेसिडेंट मेंबर नहीं है राज्यसभा के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये वोट देंगे ना तो ये वोट फर्स्ट इंस्टेंस में एक बार में, जैसे कि वोट हो रही है किसी पर्टिकुलर चीज़ पर, बिल पर, तो सब हाथ उठा देंगे, सब वोट दे देंगे। अगर वो टाई हो जाती है तो उस समय पर जो वाइस प्रेसिडेंट है यानी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है वो अपनी जो वोट है उसको कास्ट करेंगे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के साइड में, यस और नो की तरफ। ठीक है, अगर वोट नहीं टाई होती है तो वहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वोट नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। अब अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करा जाना है तो सिंपली रेजोल्यूशन पास करा जा सकता है राज्यसभा के दौरान, और इनको रिमूव करा जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट को भी। ठीक है, और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को भी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, और ये जो वाइस प्रेसिडेंट है अगर रेजिग्नेशन दे देते हैं तो ये रेजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, अब लोकसभा की बात करते हैं। अब लोकसभा में सिंपली ये तो बात आपको पता है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का यूज़ होता है। ठीक है, इलेक्ट करने में। राज्यसभा अनलाइक राज्यसभा, लोकसभा एक नॉन परमानेंट हाउस है। ठीक है, नॉन परमानेंट बॉडी बोल सकते हैं जिसको कभी भी क्या नाम है डिसॉल्व करा जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। व्हेन द लोकसभा लूजेस इट्स मेजोरिटी, व्हेन द पार्टी विच हैज़ ऑलरेडी फॉर्म्ड हिज गवर्नमेंट और विच इज़ द रूलिंग पार्टी इन द कंट्री और रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा, अगर वो कहीं ना कहीं अपनी मेजोरिटी खोती है तो उस समय पर हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होती है ठीक है, तो उसमें उस समय पर भी जो है प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देंगे हाउस को। और तीसरी चीज़, प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी रिकमेंडेशन पर भी हाउस को डिसॉल्व करा जा सकता है इफ़ एनी कंट्रोवर्सी इमर्जेस इन द लोकसभा ऑन एनी पर्टिकुलर ओपिनियन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, बेशक आपकी बुक में नहीं लिखी हैं
अब लोकसभा में यहाँ पर जो पीपल इलेक्ट होकर आते हैं इनको बोलते हैं एमपीज, ठीक है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब स्टेट को जो ना काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है, ठीक है, छोटे छोटे जो एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट जैसे कटी होती है ना, डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ जाती हैं। अब ऐसे ही पूरी पूरी देश में छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, वहाँ से ये इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है। अब कभी कभी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है वो 2 डिस्ट्रिक्ट में फॉल भी कर जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो इनका इलेक्शन होता है वो हमारे द्वारा करा जाता है। जैसे कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं वो फेज वाइज चल रहे हैं। दिल्ली में अभी इलेक्शन नहीं, उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन हुए थे, ठीक है, तकरीबन 25 तारीख के शायद, ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्शन थे। तो इसी तरीके से इलेक्शन फेज वाइज में हो रहे हैं, तो इनको हमारे द्वारा इलेक्ट करा जाता है और इसको लोअर हाउस बोला जाता है, फिर पॉपुलर हाउस बोल देते हैं, ठीक है। इसमें 550 सीटें होती हैं, ठीक है, और 530 सीटें जो हैं डायरेक्टली इलेक्टेड होती हैं और 20 सीटें यूनियन टेरेटरीज में से आती हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा का, ये पॉपुलेशन के बेस पर होता है, ठीक है। जैसे कि स्टेट में अगर मानकर चलिए एक पर्टिकुलर स्टेट में बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो सबको इक्वल नंबर, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इक्वल नंबर पॉपुलेशन होने चाहिए, ताकि उनका वोट बैलेंस जो है ना वो सेम हो सके उस पर्टिकुलर स्टेट का, ठीक है। देयरफॉर इसलिए यूपी की जो ना सबसे ज़्यादा सीटें हमें देखने के लिए मिलती हैं, और वहीं पर जो अदर मेंबर्स हैं नागालैंड, सिक्किम वगैरह, इनके कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेशन हमें लोअर हाउस में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब दिल्ली में से 7 मेंबर्स आते हैं। दिस इज़ द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या है? इफ़ यू रियली वांट टू कॉन्टेस्ट फॉर द इलेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट इन द लोकसभा, देन यू शुड हैव अ एज ऑफ 25 ईयर्स और मोर, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट फॉल under this particular criteria, then you will not become eligible for the contest of the elections, okay। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड इफ़ यू रियली वांट टू बिकम द वोटर, इफ़ यू रियली वांट टू vote for that particular man, if you really like a man in your constituencies and you want that particular elector, not elector, you want that particular contest जो कर रहा है वहाँ से वोटिंग का इलेक्शन के लिए, तो वहाँ से अगर आपको उसे इलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए, तब आप अपना एपिक कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है, यानी वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। जब ये ऑफिस में आते हैं एमपीज जो होते हैं लोकसभा में, तो इनको भी ओथ लेनी पड़ती है, ठीक है। इनको सोवेरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को एकदम बरकरार रखना पड़ता है, ठीक है, और इनको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अपनी ईमानदारी भी दिखानी पड़ती है और फेथ भी दिखाना पड़ता है, ठीक है। बट ये जो सोवरेनिटी इंटीग्रिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ना बहुत सारी पावर लोकसभा के हाथ में दी होती है, ठीक है। जैसे कि मनी बिल वगैरह, फाइनेंशियल बिल वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बजट वगैरह, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट वगैरह, ये सारी चीज़ें लोकसभा के हाथ में होती हैं, राज्यसभा के पास में नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक रजिस्टर्ड वोटर ही मस्ट possess द अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट। कोई भी अगर लॉ बनना है इलेक्शन, या अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहता है, देन दी लॉज रिगार्डिंग पर्टिकुलर दैट प्रोसेस, तो उसके लिए जो है ना कहीं पार्लियामेंट ही उन लॉज को फ्रेम कर सकती है, ठीक है। ही हैज़ टू बी द वोटर, रजिस्टर्ड वोटर इन दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया, अगर वो एक पर्टिकुलर जगह से इलेक्ट होना चाहता है। अगर वो कहीं शेड्यूल कास्ट की सीट से कॉन्टेस्ट करना चाहता है, यानी एक शेड्यूल कास्ट की सीट है, ठीक है, या फिर शेड्यूल ट्राइब की सीट है, तो वहाँ से अगर वो इलेक्शन एक पर्टिकुलर जगह से कॉन्टेस्ट करना चाहता है इस पर्टिकुलर सीट के लिए, तो उसको शेड्यूल कास्ट का मेंबर भी होना चाहिए, ठीक है। ही शुड बी अ शेड्यूल कास्ट मेंबर, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मली तो 5 ईयर के लिए काम करती है लोकसभा, मगर इसको जो ना डिसॉल्व भी करा जा सकता है बिफोर द एक्सपायरिंग ऑफ 5 ईयर, ठीक है। चलिए आगे, चलिए अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ अभी, ठीक है। चलिए अब ऑफिशियल्स ऑफ द लोकसभा, ऑफिशियल्स की बात करें तो यहाँ पर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका दोनों का, ठीक है। स्पीकर तो आपको जानते हैं, अभी हमारे जो करंट में स्पीकर हैं ओम बिरला जी हैं, प्रिजाइड करते हैं, सारी मीटिंग, सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं सब में प्रिजाइड करते हैं ये, ठीक है। अब जो स्पीकर है वो उनको हाउस के द्वारा ही इलेक्ट करा जाता है, और ये जो ना हाउस को डिसॉल्व होने के बाद तक लोकसभा के डिसॉल्व हो जाने के बाद तक भी पावर में रहते हैं, बैठे रहते हैं। कब तक? जब तक नया स्पीकर ना आ जाए, ठीक है। चलिए अब इनके फंक्शंस क्या है? स्पीकर हैज़ टू प्रिजाइड ओवर द हाउस, ठीक है। अब बिना इसकी मर्जी के, स्पीकर की मर्जी के कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता,
ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी बिल है, रिपोर्ट है, रेजोल्यूशन वगैरह है, तो वहाँ पर स्पीकर की परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। स्पीकर हैज़ टू डिसाइड, स्पीकर डिसाइड करता है कोई बिल मनी बिल है या फिर ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। अगर कोई भी जॉइंट सेटिंग वगैरह हो रही है तो वहाँ पर स्पीकर प्रिजाइड करेगा, ना कि चेयरमैन, ठीक है, राज्यसभा का, ठीक है। ये फर्स्ट इंस्टेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वोटिंग में, इनके पास कास्टिंग पावर होती है जब भी कोई टाई होती है वोटिंग की, ठीक है। चलिए टाई क्या होती है मैं आपको बता दिया कि ड्रॉ, ये दोनों जो यस और नो है दोनों के पास एक ही वोटिंग है, यानी बराबर बराबर आए हैं, तो वहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनके पास एक पावर होगी कि वो यस के पास जाएँ या नो के पास जाएँ, ठीक है। पार्लियामेंट्री मैटर्स में इनका डिसीजन फाइनल होगा, जो भी डिसीजन लेंगे यही लेंगे, ठीक है। अब कस्टोडियन राइट प्रिविलेजेस वगैरह मेंबर के जितने भी होंगे इनके द्वारा डिसाइड करे जाएंगे। कोई अगर मेंबर डिस्क्वालीफाई है इस किसी पर्टिकुलर प्रोविज़न के ऊपर, ठीक है, जो कहीं ना कहीं 10th शेड्यूल में लिखे हुए हैं, ठीक है, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ, आया राम गया राम, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिजाइड करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, नॉट द राज्यसभा। तो ये पूरी चीज़ें हैं, हमने कॉम्पोजिशन देख लिया पार्लियामेंट की। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डीलिंग विद द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट एंड वी विल बी ओपनली डिस्कसिंग ईच एंड एवरी फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो हियर इन दिस वीडियो वी हैव कम टू एन एंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। इफ़ you find any dispute or any controversy, any difficulty in understanding this particular video, you directly contact me on YouTube in the comment box below, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं एंड यू हैव फुल फ्रीडम टू कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम एज वेल, ठीक है। यू जस्ट नीड टू सर्च इन द सर्च बॉक्स @Arun Shamu 0 और यू कैन से अरुण शामू, यू विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी, ठीक है। तो देयर यू कैन आस्क योर क्वेरीज, योर क्वेश्चंस, व्हाटएवर यू वांट, ओके। सो फॉर द टाइम बिंग दिस इज एट ऑल, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बट यू हैव अ वर्क दैट यू शुड डू इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल अप टिल yet, so you should subscribe the channel and press the bell icon, press the like button as well, and do not forget to share it with your friends who are really needing this kinds of videos, okay। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।